हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेज को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेज पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेज हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राब करोगे। तो आइए आज की ताजा खबर शुरू करते हैं फिर से एक बार यूएस मार्केट्स के साथ। फाइनली यूएस मार्केट्स थोड़े से शांत होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का फॉल हमने देखा है स्पेसिफिकली इन द एग्रेसिव इंडेक्स ऑफ नैस्डैक, तो वो फॉल कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। दो आई एम नोवेयर और आई एम नोबडी टू प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली, बट लुक्स लाइक कि थोड़ा बहुत तो मतलब इतना 30%, अगर इतने बड़े इंडाइसेस अगर गिरते हैं 25 से 30% के बीच में, तो थोड़ा बहुत तो रैशनैलिटी वापस मार्केट में आ सकती है। दो इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने का जो रिस्क है, मतलब रिस्क इन द सेंस द नीड भी है, बट उसके रिस्क में भी रूपांतरित हो सकता है वो, तो उसमें उसकी वजह से करेक्शंस हमने बहुत ज्यादा मार्केट में देखे हुए हैं। सो कल डाउ जोन्स जो था वो थोड़ा सा निगेटिव था, 0.26% से नीचे था, बट द एग्रेसिव इंडेक्स, द मोमेंटम और ग्रोथ इंडेक्स ऑफ नैस्डैक वाज अप बाय 0.98%। ये यूएस मार्केट रिलेटेड था। अब क्रूड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्रूड की जो लेवल है वो $101 तक नीचे आ चुकी है। गुड साइन, मतलब आई डोंट नो, मतलब बाकी दुनिया में क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, बट इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आना ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, एंड दैट इज हैपनिंग। इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द इंडिया, यही मैं कहूंगा यहाँ पे। अब 10 ईयर जिसे यील्ड अगर यूएस की देखेंगे हम, यूएस की, तो दैट यील्ड इज स्टेबल नाउ 2.99%, मतलब कल के कंपैरिजन में वही है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अदरवाइज ये मत समझिएगा कि इसके ऊपर नहीं जाएगी या नीचे नहीं जाएगी। चांसेस आर देयर कि 3% के ऊपर फॉर सम टाइम इट कैन सेटल, बट करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 2.99%। बट इंडिया की 10 ईयर जिसे यील्ड अगर हम देखेंगे तो फ्रॉम 7.46% इट हैज कम डाउन टू 7.30%। आप लोगों ने कल देखा होगा जब हमने कल का न्यूज कवर किया था तो उसमें बताया था कि गवर्नमेंट वांट्स आरबीआई टू लोअर डाउन दोज यील्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट प्ले हुआ है इंडिया के 10 ईयर जिसे यील्ड के साथ भी, एंड दैट्स व्हाई यील्ड इज डाउन बाय 0.16% टू 7.30%। अब रूपी के बारे में बात करेंगे तो रूपी को हमने देखा ऑल टाइम लो ऑफ 77.50 टच करके थोड़ा सा वो मतलब एक्चुअली स्ट्रेंथ बढ़ी है उसकी, बिकॉज आरबीआई ने स्टेप इन कर लिया है। दो आरबीआई वांट्स टू मेंटेन जो $600 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स है, आरबीआई डू नॉट वांट टू गो वेरी लो ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट, बट स्टिल आई थिंक जिस तरीके से एक वन वे अगर रैली होती है डिप्रिसिएशन की रूपी की, सो दैट आरबीआई विल नेवर वांट। A steady depreciation is acceptable, but sudden depreciation will not be acceptable to any central bank, and that's what RBI is trying to do over here. और ये सिर्फ इंडिया की ही सेंट्रल बैंक नहीं करेगी, कि कोई भी इमर्जिंग इकोनॉमी की सेंट्रल बैंक अगर वो करेंसी खराब होती है तो वहां पे इंटरवीन करती ही है, बट आरबीआई इज मैनेजिंग इट रियली वेल, ऐसा हम कह सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके के फॉरेक्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज हुए हैं, जिस तरीके से क्रूड इंपोर्ट का ऑयल का बिल बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से जो डिमांड डॉलर की बढ़ी है तो उसको मैच करना सप्लाई के साथ, आई थिंक दैट्स व्हाट आरबीआई इज करंटली डूइंग एंड मेंटेनिंग द रूपी वर्सेस डॉलर, सो इट्स अ गुड थिंग। इन्फ्लेशन के नंबर्स कल आने वाले, यानी कि थर्सडे को आने वाले हैं, एंड इट इज पॉसिबल दैट कि अप्रैल मंथ का जो इन्फ्लेशन का नंबर हो वो 7.5% हो सकता है। अप्रैल 2022 की मैं बात कर रहा हूं। 18 मंथ हाई पे ये नंबर जा सकता है। 18 मंथ पहले ये जो नंबर था ज्यादा 7.5% का, उसके पीछे के रीजंस थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, सप्लाई साइड पूरी की पूरी खराब हो चुकी थी, बट नाउ दिस इज, ये जो इन्फ्लेशन है दिस इज फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटी की रिकवरी भी हुई है, डिमांड भी इंक्रीज हुई है, प्लस देयर आर प्रेशर्स स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल की वजह से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ने की वजह से वहां पे इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए, एंड दैट्स व्हाई द प्राइसेस आर गोइंग अप। और इसीलिए ये जो इन्फ्लेशन होता है नॉर्मली 18 मंथ, ये जो 7.5% वाला जो इन्फ्लेशन आया है, आई थिंक इसको कम होने के लिए क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे जाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। बाकी देयर विल बी लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट दिस एंड दैट, बट मेन जो कंसर्न अगर इंडिया का कुछ है तो वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है।
अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अप्रैल मंथ में जो फ्लोज आए हैं वहां पे 44% का डिप देखा गया है। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अप्रैल महीने के नंबर्स जो थे इनफ्लोज के, म्यूचुअल फंड इनफ्लोज के, दैट नंबर इज 15,890 करोड़ रुपीस। कितना? 15,819 करोड़ रुपीस। विज़ाविज़ मार्च मंथ में जो नंबर्स आए थे those were 28,463 करोड़ रुपीस। तो ये 44% का डिप यहां पे हुआ है। अब डिप हुआ है, इज इट अ बिग कंसर्न? नो, इट इज नॉट अ बिग कंसर्न, बट डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एनएफओस को सेबी ने रोक दिया है कि एनएफओस बिल्कुल मतलब कुछ रीजंस है फ्रॉम रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पे जब तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उनको एड्रेस नहीं करती है प्रॉपरली, तब तक नए म्यूचुअल फंड्स एनएफओस को लॉन्च नहीं करना है। एंड दैट्स व्हाई नॉर्मली हमने देखा है कि नए नए फंड्स लॉन्च होते हैं और वहां पे एक अच्छा खासा अमाउंट एक्यूमुलेट होता है, टिपिकली डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दोस एंगल्स फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मोटिवेट होते हैं, एंड दैट्स हाउ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इंप्रूव होते हैं या फिर ज्यादा आते हैं। तो वो यहाँ पे नहीं हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 15,890 करोड़ रुपए। बट थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर्स ने शायद यहाँ पे पेशेंस लूज करना शुरू किया, ऐसा लग रहा है। अब वो कैसे? एसआईपी की जो बुक है अप्रैल महीने की वो 4% से नीचे आ चुकी है। कितनी? 4% से ये बुक नीचे आ चुकी है। सो द करंट बुक इज 11,863 करोड़ रुपीस। 11,863 करोड़ रुपीस, 12,100-200 करोड़ रुपए तक थी, वहां से ये 4% नीचे आ चुकी है। एंड सो इट इज एट 11, मतलब 400-500 करोड़ रुपए से एसआईपी की बुक जो है वो कम हुई है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब देखना यही होगा, बिकॉज बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स यहाँ पे जुड़े हैं। कल मैंने एक थोड़ा सा ह्यूमर वाला ट्वीट भी किया था इन द मॉर्निंग कि 4 करोड़ प्लस सीडीएसएल के नए जो अकाउंट होल्डर्स है, ये जो नए अकाउंट्स ओपन किए ना लास्ट 1.5-2 इयर्स में, तो उनको अपना एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल अभी समझने वाला है आने वाले दिनों में, वीक्स में या फिर महीनों में। सो इट मींस कि कंसोलिडेशन जो मार्केट में हो सकता है, एक वन वे रैली बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे देखी है। दे हैव नेवर सीन फॉल्स और कंसोलिडेशन और टाइम करेक्शंस, सो दैट्स व्हाट दे माइट एक्सपीरियंस दिस ईयर, और वहां पे पेशेंस लूज हो सकता है। इट विल बी अ वेरी गुड लर्निंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट तो यहां से जो सेल थ्रू करके जाएगा और जो अपने बिहेवियर्स को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करेगा, आई थिंक ही और शी विल बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द लॉन्ग टर्म। बट ये सिंपल लगता है सुनने में, बट इंप्लीमेंट करने में जो टाइम इन्वॉल्व है ये इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है, बिकॉज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोज नाउअडेज वी आर हैविंग, तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ ज्यादा समय लगेगा नहीं। एंड देयर आर यूट्यूबर्स लाइक अस हु आर सिटिंग एंड गिविंग यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि नॉइज को थोड़ा सा बाजू में रखिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस रखिए, एंड अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको अचीव करने की राह पे चलते रहिए। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। तो अंबुजा एसीसी का कंबाइन, जिसमें एक्विजिशन के लिए अडानी चल रहा है, जेएसडब्ल्यू चल रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट चल रहा है या फिर श्री सीमेंट चल रहा है, उसमें अभी एक बड़ा नाम इंक्लूड हो रहा है और वो नाम है आर्सेलर मित्तल। यस, स्टील कंपनी जो है, स्टील बेहेमोथ कह सकते हैं हम। सो आर्सेलर मित्तल is also interested in wholesale stake in Ambuja ACC combine. सो देखते हैं, अब ये रेस काफी इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि अडानी शायद बहुत आगे है डिस्कशंस में, बट जिस तरीके से जेएसडब्ल्यू भी, मतलब मिस्टर सज्जन जिंदाल जी भी एग्रेसिवली खुद से $4.5 बिलियन डाल रहे, $2.5 बिलियन प्राइवेट इक्विटी से वो ला रहे, प्लस जो भी और रिक्वायरमेंट है वो डेट से कंप्लीट की जाएगी। तो ये सारी कोशिश यहाँ पे हो रही है। तो ये रेस काफी इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही है, जिसमें अब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इंक्लूड होते हुए नजर आ रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है। फ्यूचर रिटेल शेयर होल्डर्स के बारे में एक थोड़ी सी निगेटिव न्यूज है। अब निगेटिव मतलब ये बहुत बड़ा एक लेसन भी है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये जो फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स है प्लस प्रॉक्सी इन्वेस्टर फर्म्स है, तो इन्होंने सेबी को अप्रोच किया है और उन्होंने बोला है जो इंसॉल्वेंसी कोड की तरफ इसकी प्रोसीडिंग्स बढ़ रहे हैं फ्यूचर रिटेल के, तो वो कहीं ना कहीं स्टॉप होने चाहिए। बिकॉज अगर वो वहां पे चला जाता है तो बिलीव मी, ये शेयर होल्डर्स, पब्लिक शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज डेट ही इतना ज्यादा है।
सो रिवाइवल ऑफ बिजनेस, इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन इंसॉल्वेंसी। तो ये मांग है शेयर होल्डर्स की। अब कितने शेयर होल्डर्स है फ्यूचर रिटेल में? 4,12,000 प्लस शेयर होल्डर्स है, पब्लिक शेयर होल्डर्स है। कितनी होल्डिंग है इन पब्लिक शेयर होल्डर्स की फ्यूचर रिटेल में? 85.69%। कितना? 85.69%। आप समझ रहे हो कि यही तो वो प्रॉब्लम होता है। सबको लगता है प्राइस नीचे आ रही है मतलब सस्ता हो रहा है स्टॉक, और वो इन वहां पे इन्फ्यूज करना शुरू कर देते हैं। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। आपका हाथ वहां पे कट ही सकता है। तो इसीलिए फंडामेंटल्स देखना, प्रॉफिटेबिलिटी देखना, कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल देखना एंड अर्निंग विजिबिलिटी देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कहीं पे भी आपको अगर रेड मार्क नजर आता है तो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर कंपनी। देयर आर सो मेनी कंपनीज अवेलेबल इन इंडिया जहां पे जाके आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो वहां ऐसे शॉर्टकट्स लेने की कोई जरूरत नहीं। ये जो 4,12,000 प्लस इन्वेस्टर्स इसमें बने हुए हैं, आई फील दैट कि एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख इन्वेस्टर्स तो ये लास्ट जब वो अनाउंसमेंट्स वगैरह आई ना उसके बाद इंक्लूड हुए होंगे इस पर्टिकुलर कंपनी में। दैट्स द वर्स्ट पार्ट अबाउट स्टॉक इन्वेस्टिंग, ऐसा मुझे लगता है। तो ये लर्निंग लेसन्स बहुत सारे लोगों के लिए है। बहुत सारे लोगों ने तो वो बस बाहर से देख के ही समझना चाहिए रादर देन उसमें एंटर करके। तो ये आशा करता हूं कि एक लेसन हम अच्छी तरीके से यहाँ पे लेंगे। अब बात करते हैं पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस, ये जो कंपनीज है इनके बारे में। स्पेशली पीवीआर एंड आइनॉक्स जो मतलब मर्ज होने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू बी द डोमिनेंट प्लेयर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जिस तरीके से मूवी बिजनेस में एक अपटिक आया है तो वो काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहा है इन कंपनीज को टू ऐड न्यू स्क्रीन्स इन FY23। So PVR is going to add 125 screens, new screens, Inox 77 screens and Cinepolis 60 screens FY23 में ये ऐड करने वाले हैं। अब ये क्यों हुआ है? बिकॉज द काइंड ऑफ बिजनेस KGF ने चैप्टर 2 ने किया है, RRR मूवी ने किया है, कश्मीर फाइल्स इस मूवी ने किया है। सो एटलीस्ट 400 करोड़ प्लस, 200 करोड़ प्लस, 100 करोड़ प्लस। मैं बॉलीवुड बिजनेस की बात कर रहा हूँ बिकॉज स्पेसिफिकली यहीं पे ज्यादा उनका एग्रेशन नजर आता है हमें। सो वहां पे बहुत ज्यादा ये मोटिवेट हो गए हैं। प्लस जिस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं नेटफ्लिक्स के लिए, या फिर जिस तरीके से प्राइम वीडियो नए नए एवेन्यूज ढूंढ रहा है टू अर्न मोर मनी। आप लोगों ने देखा होगा ना, आई वाज सरप्राइज्ड, दिस इज जस्ट अ फीडबैक, कि प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन सबके पास है। माय सन वाज आस्किंग मी कि मुझे वो नो वे होम देखना है, और ही वाज वेरी हैप्पी कि अरे प्राइम वीडियो पे वो नजर आ रहा है। व्हेन ही क्लिक्ड ऑन दैट वो बोले कि ये रेंट करना पड़ेगा आपको 99 रुपीज देके। तो मुझे ऐसे लगा यार ये क्या है, मतलब ये चीटिंग टाइप नहीं हुई कि आप हमसे साल के पैसे भी ले रहे हो, ऊपर से ये रेंटल भी अभी आप चार्ज करने लग गए हो। सो दैट्स वेयर समथिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो भी है ना, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू ऐड न्यू रेवेन्यू। क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर्स आप कितने ऐड करोगे, तो उसके बाद आपको ये सारी चीजें करनी होगी। तो शायद वो मूवी का एक्सपीरियंस एक बार कोविड नीचे जाता है तो शायद फिर से एक बार बढ़ सकता है। अ पर्सन लाइक मी ऑल्सो, जब से मतलब थोड़ा सा ये कंट्रोल में लग रहा है, आई थिंक 4-5 विजिट्स तो हो चुकी है मल्टीप्लेक्सेस को। सो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग एंड दैट्स गुड फॉर दीज बिजनेसेस, ऐसा मुझे लग रहा है। सो देखते हैं क्या होता है। एंड जिस तरीके की पाइपलाइन भी है मूवीज की, तो एक ब्रेक, ऑलमोस्ट 1-2 साल का एक ब्रेक हो चुका है इस इंडस्ट्री को, तो वहां से ये वापस फिर से एक बार एग्रेसिवली मूव होती हुई नजर आ रही है। सो लेट्स सी क्या क्या होता है। इंटरेस्टिंग डेज आर अहेड फॉर दीज कंपनीज। अब पावर सेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो पावर सेक्टर में भले ही डिमांड बहुत ज्यादा नजर आ रही है, बट स्टिल this particular sector will be under pressure. There will be some companies which will be benefited, there will be some companies which will not be benefited with these rising volumes. अब क्यों, बेनिफिट कौन से होने वाले हैं, इसके रिलेटेड में एक अच्छा वीडियो आज आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा परिमल आडे चैनल पे। बट मेजर कंसर्न्स क्या है पावर सेक्टर की, ये इस न्यूज में हमें कवर करने हैं। तो कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स दोनों यहाँ पे राइज हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इनपुट्स क्यों राइज हो रहे हैं? बिकॉज जो राइजिंग डिमांड है उसको फुलफिल करना कोई नया प्लांट डाल के नहीं हो सकता है। जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है, मेजरली थर्मल प्लांट जहां पे कोल बेस्ड प्रोडक्शन होता है, पावर प्रोडक्शन होता है, वहीं वो इंक्रीज हो रहा है। सो बट वहां पे कोल वगैरह जो भी इनपुट लगने वाले रॉ मटेरियल उनको लग रहा है, वहां पे प्राइस प्रेशर बढ़ गए, कॉस्ट उसकी बढ़ गई, एंड दैट्स व्हाई
भले ही वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं बट कॉस्ट ऑफ इनपुट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग एंड दैट्स व्हाई मार्जिन्स आर नॉट इंप्रूविंग। और कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये दोनों प्रेशर पावर कंपनीज पे नजर आ रहे, पावर स्टॉक्स पे नजर आ रहे। तो इसीलिए ऐसी कंपनीज आपको ढूंढनी होगी जो ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में पे फोकस कर रही है। बट इट विल नॉट बी अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना, इट विल टेक टाइम। build a renewable project will take definitely a long time. Things are happening but things are not happening that fast. हमने एक बार कुछ दिन पहले मैंने वो वीडियो भी बनाया था इंडिया का ग्रीन एनर्जी बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड, तो उसमें आपने समझ गए होंगे कि कहां कहां पे वो डेफिसिट है। अचीवमेंट जो टारगेट अचीव करने हैं दिसंबर 2022 तक वो अभी भी अचीव नहीं हुए हैं फ्रॉम दीज पावर कंपनीज और स्टेट्स, आई विल से मोर। अभी एसबीआई के बारे में बात करते हैं तो एसबीआई ने बल्क एफडीज पे, फिक्स डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। मतलब 2 करोड़ प्लस अगर आपकी एफडी है एसबीआई पे तो आपको 40 बेसिस पॉइंट टू 90 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.40% टू 0.90% तक इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने बढ़ाए हैं। मतलब 3.6% से कहीं कहीं वो 4% तक लेके गए हैं और कहीं कहीं 4.5% तक लेके गए हैं बल्क डिपॉजिट्स के लिए। तो पहले ही बहुत ज्यादा कम लेके जा चुके थे वो, बट अभी वहां पे थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। मेजरली मुझे ऐसा लगता है एसबीआई के पास बहुत ज्यादा पीएसयू फंड्स के एफडीज वगैरह है, तो वो फंड्स इंटैक्ट रखने के लिए शायद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए हैं। दैट कुड बी वन ऑफ द प्लस इंटरेस्ट रेट्स, मतलब वी आर इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, तो ऑब्वियसली ये रेट्स और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। अब बात करते हैं एलआईसी के आईपीओ के रिलेटेड 10 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस को टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट किया जा सकता है। मतलब आपने गलत पैन नंबर भरा, आपका नाम गलत है, पॉलिसी होल्डर का नाम अलग और एक्चुअली इसमें अलग थोड़ा सा नेम डिफरेंस है, या फिर यूपीआई का एड्रेस जो दिया है वो गलत दिया है। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से 10 लाख से ज्यादा रिटेल वाले जो एप्लीकेशन है वो शायद रिजेक्ट हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। 70 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे हुआ है। सो इस टाइप का रिजेक्शन इज नॉर्मल, दो नंबर बहुत बड़ा लग रहा है बिकॉज पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा था। डोंट थिंक कि इसकी वजह से कोई सब्सक्रिप्शन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा या फिर लिस्टिंग पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, दैट्स फॉर श्योर। अब बात करते हैं, लास्ट न्यूज है ये वोडाफोन आइडिया रिलेटेड। वोडाफोन आइडिया ने अपने जो लॉसेस है उनको थोड़ा नैरो किया है एट 6,500 करोड़ रुपीस। जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो 115 से बढ़ के 124 हुआ है। आई सीरियसली डाउट दैट कि विद दिस काइंड ऑफ लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, हाउ दिस कंपनी इज गोइंग टू सर्वाइव। इट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज, ऐसा मुझे लगता है। ऑलवेज रिमेंबर, फोकस ऑन दोज कंपनीज जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल आपको ज्यादा नजर आता है, अर्निंग विजिबिलिटी ज्यादा नजर आती है, रादर देन कंपनीज आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, ग्रोथ पोटेंशियल एंड विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।